बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, लावा एक दफ़ा फिर फटा है। हाँ। 5 जजों के खत के बाद और इस दफ़ा लावा फट के सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले की तरह पहले लावा खत की सूरत में आया था, अब लावा जो एक पिटीशन है उसकी सूरत में आया है। और इसके अलावा 26 नवंबर के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले 26 नवंबर में बात कर रहे हैं, फिर लावे की तरफ आते हैं। 26 नवंबर के तकरीबन 120 के करीब लोग थे आज, कारकुनान थे। 127 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जिनको सरफराज डोगर साहब की अदालत से ज़मानतें मिली। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो सरफराज डोगर साहब के पास केस लगा था इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने के हुक्म पे अमल दरामद का। तो उस पर उन्होंने अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट उनका ज़ाती हैसियत में तलब भी, जैसे हमने कल बताया कि किया था। और साथ ही साथ कहा था कि ऑर्डर जो कोर्ट का है वो ज़ाहिर है इनका तो नहीं था, इनसे पहले जो जज ने ऑर्डर दिया था उन्होंने कहा जी इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कल ही इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक रिलीफ था, जो 2 रिलीफ उनकी तरफ से पीटीआई को अब तक मिले हैं। तो जो एक तासुर दिया जा रहा था कि जैसे वो आएंगे तो रिलीफ बंद हो जाएंगे, लाट झाट ख़त्म हो जाएंगे, तो लाट झाट हले ख़त्म नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि मेन अपीलों में शायद वो अपीलों से याद आया, अपीलों को नंबर भी लग गए। हाँ जी, अपीलों को 63 और 64 मतलब 61-62 पहले सुनी जाए। इसके अलावा एक और खबर जो शायद आपने डिस्कस नहीं की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 24 से 26 नवंबर के बीच में जो कुछ हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज, जो हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल्स, इसके साथ सीडी हॉस्पिटल्स, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मारे गए, कितने जाबाक हुए, उन तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। वो अस्पतालों की भी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, रिकॉर्ड भी मांग रहे हैं, बाकी हर जगह की सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं कि हमें आप प्रोवाइड। उन्होंने कहा कि हमने हर जगह कोशिश की, लेकिन हमारे रास्ते में रोड अटकाई गई, रुकावटें डाली गई, हमें कहीं से कोई भी कानूनी ऐसे शवाहिद नहीं दिए गए जो हमारा हक है, जो हमें आने पाकिस्तान देता है, लेकिन हमें नहीं मिला। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आम दरख्वास्त दायर की गई इस हवाले। मैं आपको बताता हूँ इस दरख्वास्त के पीछे विजडम क्या है उनका। वो इस दरख्वास्त को एक तो इसलिए दायर कर रहे हैं कि या तो हमें सीसीटीवी फुटेज मिलेगी या हमें नैरेटिव मिलेगा कि जी देखिए नहीं है। दूसरा वो ये समझते हैं कि कल को अगर कभी कोई कमीशन बने तो उसके सामने हम एक चीज़ ये भी रखेंगे कि हमें जी वो चीज़ें रिकॉर्ड पर रखने के लिए, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए ये चीज़ें ला रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर लगेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन, क्योंकि वहाँ पर आजकल अपनी बारी पर दरखास्तें लग रही हैं। वो अपनी बारी पर लग रही है, दरखास्तें भी फर्स्ट कम फर्स्ट। यार वज़ीर कानून ने भी फरमाया था ना असेंबली में खिताब करते हुए। उसको छोड़ें, वो बाय टॉक करते हुए किया था, वो पुरानी बात हो जाएगी। अगले आज के एजेंडे पे चलें। अच्छा, आज के एजेंडे पे आते हैं नाज़रीन। आप थोड़ा सा लावा भी पढ़ें। 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस समन रिफत आगा साहिबा, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, सॉरी, इनकी जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और आमिर फारूक साहब की रिप्रेजेंटेशन पर मबनी फैसला चैलेंज किया गया है। और इसमें दरख्वास्त की बाकी तफसीलात तो सुहेल साहब और राजा साहब से लेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट इसमें कर दूँ, वही है नाज़रीन, इसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो स्ट्रगल है उसका जिक्र किया है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि जनाब पहले अयूब खान का मरचरा लगा तो जो काजी मुनीर राय साहब करते रहते हैं, तो जस्टिस मुनीर ने कहा नजरिया ज़रूरत के तहत उसको जायज़ करार दिया। वही है। फिर उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का भी जिक्र किया कि उनके दौर में किस तरह अदालत ने क्या किरदार अदा किया। फिर उसके बाद वो आए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ, वहाँ पे उसका उन्होंने इफ्तिखार चौधरी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन 99 वाला 2007 वाली एग्जाम्पल दी है कि एमरजेंसी लगी, पीसीओ जजेस आए और पीसीओ जजेस ने मुशर्रफ के उस इक़दाम की भी तौसीक कर दी, लेकिन जजेस बहाली के बाद मौका मिल गया अदालत को उन जजेस को उन फैसलों को कलअदम करने का, और जजेस भी उसके नतीजे में पीसीओ जजेस घर चले गए और अदालत के वो ऑर्डर्स भी कलअदम हो गए। 31 जुलाई 2009 का जो इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला उसके बाद भी थे, शामिल थे ना, वो घर चले गए। जी सर, बिल्कुल। इंतखाब शाह साहब भी थे, बहुत सारे, और रमज़ान चौधरी साहब भी थे जो कल लाहौर हाई कोर्ट बार में ना बड़ी वो कह लें कि प्रो पीटीआई तकरीर कर रहे थे। वो भी आसमा जहांगीर तारड़ साहब के ग्रुप से ही हैं, लेकिन वो कल बड़ी वो आजकल जोश में है। वो आइन का आर्टिकल 200 को भी ज़ेर बहस लाया गया उस दरख्वास्त में जी, कि उसके तहत जो है वो, और ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम करने से रोका जाए, जो बाहर से जजेस लाए गए जिनका तबादला किया गया उन्हें भी काम करने से रोका जाए। अगर ये सारा कुछ हुआ तो नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान होगा। आइन और कानून की बात की गई है
और सबसे इसमें- दिलचस्प बात या सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि सबक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुनीर मलिक और वैसे सलाउद्दीन इनके वकील हैं। उससे भी अहम चीज़ जो- आपको बताऊं, जी उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन भी डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा 10 फरवरी को जो सीनियरिटी लिस्ट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसीडर करके एलिवेशंस किए हैं वो सीनियरिटी लिस्ट डिफेक्टिव थी और उसको डिफेक्टिव डिक्लेयर किया जाए और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को फ्रेश लिस्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म दिया जाए। अच्छा, साथ ही साथ सुहेल साहब मतलब है कि इसमें जिस इसमें तरह एक फारूक को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्हें वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। अच्छा, ये खबरें आ रही है ना। अच्छा सुहेल साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें सरफराज डोगर साहब समेत जो ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस उनको भी डायरेक्टली फ्रीक बनाया गया। हाँ हाँ, उनको गवर्नमेंट फ्री तो बनाया। गवर्नमेंट तो अपना जवाब देगी सो देगी, जल्दी सदर देंगे। मुमलिकत अपना जवाब देंगे। डोगर साहब क्या जवाब देते हैं वहाँ बैठ के ये भी देखने वाली बात होगी। यानी मुझे लग नहीं रहा है देखें, कि ये क्वेश्चन- सवाबदीद पहले आईनी बेंच की होगी कि वो नोटिस किस किस को करते हैं, किस किस को फ्रीक रखते हैं, किस किस को नहीं रखते। क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब के जब उन्होंने पहले फ्रीक नहीं कुछ बनाए हुए थे तो उन्होंने कहा जी, काजी फायजा साहब ने कहा ये क्या आपने इसमें फला इसमें नहीं बनाया, पूरा फैज़ इसरार हमीद किया को और नहीं फैज़ बनाया। हमीद को। अब फैज़ हमीद के साथ बाजा साहब को भी बना के ले आए तो कहते हैं ये क्या। अब बाजा साहब ये उनके साथ तो मेरी डील हुई थी, उनको आपने क्यों बना दी? नहीं यार, मालिक चलें, जो है, भी था चलें, बहरहाल छोड़ो। उन्होंने बाजवा साहब को निकलवाया लेकिन मेरी बात सुने, और उनको नोटिस ये नहीं किया। मामला अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यार ये जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं 5 ये उतार के काला कोट पहन के कहें कि हम खुद दलाइल देंगे। आ जाएं। नहीं नहीं, जब उन्होंने नहीं, वकील- आ जाएं, आ जाएं। जब उन्होंने वकील आगे। कर लिए हैं तो फिर वो करेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि जब एडमिट हो जाएगी दरखास्त, नोटिस हाँ। हो जाएंगे, बाकायदा समाज शुरू होगी, उस वक्त वो जिस तरह सिविल काजी फैसल साहब ने सिविल किया था। कपड़ों में वो आ सकते हैं, आगे प्रोसीडिंग तो देख सकते हैं ना, देख उसमें तो कोई सकते पाबंदी नहीं उनकी, पटिशनर है हम्म। वो आगे देख हाँ, वो सकते हैं। कार्रवाई देख सकते हैं, उसको वो अटेंड कर सकते लेकिन हैं। एक और इसके बात- अलावा एक और चीज़ भी सुन लेना, पहले पूरी प्रेयर तो लोगों को बताएं हाँ, कि उन्होंने कहा है कि इन तीनों को काम करने से फौरी रोका हाँ जाए जी। और इनके ट्रांसफ़र को गैर अमली कर दिया जाए और सदर पाकिस्तान ने आइन के जिस आर्टिकल 200 का इस्तेमाल किया, करार दिया जाए कि वो 175 के साथ मिलाकर ही देखा जा सकता है। 175 है। अच्छा उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें चीफ जस्टिस जो कायम मकाम बनाए गए हैं उनको फौरी काम से रोका जाए और जब तक ये नया हर्फ तीनों नहीं उठाते साहिबान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पहले हर्फ नहीं उठाते, तब तक करार दिया जाए कि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज नहीं नहीं है। और इस दौरान अगर आपने स्टे न दिया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान ये होगा कि इन्होंने जो लिटिगेंट्स के केसेस डिसाइड किए होंगे उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। जैसे आपने शुरू में बताया आपने कि पीटीआई के कुछ 100 से ऊपर लोगों की आज जमानत दिया डोगर साहब, 127 ठीक है, तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अभी कर ही नहीं सकते। फिर जो इंतजामी कमेटियों में तश्कील नो की गई या जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से की गई थी, उसको भी उन्होंने कहा है कि उसे आप सेटिसाइड करें, उसको भी आप बरकरार नहीं रख सकते। ये बताएं मुझे यार जस्टिस अमीर अनी मुस्लिम का क्या फैसला था? सर वो 2 चीज़ें थी उसमें। एक तो उसका एस्पेक्ट था जो शोल्डर प्रमोशंस पुलिस में होती थी उसमें, जैसे उसमें नाज़रीन ऐसा भी हुआ था कि कई आपको पता है पुलिस की डिपार्टमेंट्स की टीमें भी होती हैं, स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स की। कई वापडा के पुलिस के लोग थे जो हॉकी टीमों में भी हैं और कबड्डी शबड्डी भी खेलते हैं। ठीक है। तो कई लोग जो ज़ाहिर है वो भर्ती पुलिस के मुलाजिम होते हैं, वो उनकी प्रमोशनें भी होती हैं। फिर ऐसा तो नहीं कि आप खिलाड़ी को प्रमोशन ही ना दें। अच्छा, कई भर्ती बड़े होते होते सुहेल साहब रैंक तक पहुँचे 16वें 17वें तक, तो किसी को बाद में उठा के डीएसपी लगा दिया, किसी को एसएचओ लगा दिया गया, और कईयों की प्रमोशन नहीं थी, वो थे एएसआई, लेकिन शोल्डर प्रमोशन के तहत वो एसएचओ लगे हुए थे। सब इंस्पेक्टर की शोल्डर प्रमोशन थी। एक तो इसको उन्होंने शोल्डर प्रमोशन को ख़त्म किया, उन्होंने कहा ये का ड्रामा लगाया है भाई। अब एक जो कबड्डी या रेसलिंग खेलने वाला है या एक एथलीट है, उसको आप सिर्फ के जी वो 16 स्केल का हो गया तो उसको आप उठा के इंस्पेक्टर बन गए, उनको वापस भेज दिया एसएचओ लगा दें। उन्होंने कहा एक तो ये वापस करे, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आके ट्रांसफ़र होके आता है, डेपुटेशन पे आता है, वो उसके अंदर जम हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये इंतजाम जो है ना ये वहाँ के लोगों की सीनियरिटी के साथ है। दूसरा उन्होंने कहा ये हर एक का डिफरेंट कैडर होता है, कोई किस कैडर का है, कोई किस सेक्रेटरिएट का है, कोई दूसरे ग्रुप का है। आप इधर से उठा के बंदा वहाँ जाके मर्ज कर देते हैं उसके अंदर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कैडर वालों का क्या कसूर है? डिफरेंट कैडर के लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा था। इसी तरह इस दरखास्त के अंदर भी ये नुकता उठाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसे कंसिडर किया कि इसमें ट्रांसफ़र करके लिसानी बुनियादों पे और बाकी पे कि जी बलोची बोलने वाला आ गया तो सिंधी बोलने वाला आ गया, कि जैसे ये कोई फेडरल कैडर की एक अदालत है। इससे मुख्तलिफ आप जो है ना कैडर के लोगों को या मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों को आप ला के इंडक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जबकि ऐसा आइन की मंशा ये नहीं है
कि ये कोई एक कैडर ग्रुप है या सेक्रेटरीट ग्रुप है जिसके अंदर आप ब्यूरोक्रेट्स को मुख्तलिफ जगहों से ट्रांसफ़र करके ला के लगाएं। अब अगर डाइवर्सिटी ही देखनी है तो डाइवर्सिटी में अनवर कांसी साहब बलूचिस्तान से थे, वो यहाँ के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अभी इस वक्त आप देख अरबाब रहे हैं मोहम्मद ताहिर अभी यहाँ अरबाब ताहिर बलूचिस्तान से हैं, समर रफत इम्तियाज सिंध से हैं, सिंध से हैं, ठीक है, जहांगीर साहब KPK पंजाब से यार, KPK से KPK मियां से। गुल हसन मियां साहब गुल थे। हसन औरंगजेब साहब थे। तो ये इकाइयाँ तो पहले पूरी से थी वैसे, जी 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 इकाइयाँ पूरी थी, तो वो दुआइयाँ दी गई हैं बस। जी जी, बल्कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो अब यहाँ सेटल है वो सरदार भी यहाँ पे इजाज़ साहब। मौजूद हैं, ठीक है। तो अच्छा, वैसे पूरी उनके- है सर, इजाज साहब के हवाले से, गिलगित से कोई लाना है तो ले आए। अच्छा इजाज साहब के हवाले से ना वो सरदार तारिक मसूद साहब का प्रोफाइल पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में, जो है ज़ाहिर है क्योंकि उनके चचा, ऐसा तो नहीं हो सकता चाचा कहीं और से हो भतीजा कहीं और से हो, तो उनका लिखा हुआ है प्रोफाइल के ऊपर कि बिलोंग्स टू कलर सईदा। नहीं नहीं रहते कलर कलर से सईदा रावला कोट के रहने नहीं, वाले हैं कलर यार। सईदा रहते हैं हाँ, यार, रहते यहाँ सेटल यहाँ हुए हैं ना। कलर सईदा रहते हैं। हाँ। कश्मीरी बहुत हैं जो यहाँ पे सेटल हो गए हैं ना, पहले कश्मीरी थे नवाज शरीफ समेत। ऐसा ही है, लेकिन ये है कि वो बुनियादी तौर पर रवला कोट के रहने वाले थे, यहाँ आकर सेटल हो गए। अब यहाँ पर जो बंदा काफ़ी अच्छे से मुद्दे से सेटल हो जाए तो यार वो तो जो मिसाल अपना ले सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन कंक्लूजन की तरफ। सुहेल साहब, आईनी बेंच के सामने दरखास्त लगनी है, क्या होता नज़र आ रहा है? पहले तो ये बताएं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है आपको नज़र आ रहा है, या फिर ये ऑब्जेक्शन को ये कदा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, दरखास्त ईद से पहले मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई मौसर समात हो, एक अद्दी कोई शायद बहुत मुश्किल है कोई मौसर समात ईद से पहले नहीं, क्योंकि अभी फौजी अदालतों का केस नेक्स्ट वीकेंड होगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा, रमज़ान में 26वीं तरमीम डे टू डे सुनी जाएगी और उसमें ये कहा जाएगा देखिए ये सारी आपकी चीज़ें जो है ना ये तो 26वीं तरमीम के साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो उसको सुनते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसका वैलिड करार दे दें फिर आगे आएंगे। तो 26वीं तरमीम जो है ना वो फोकस होगा और इस दौरान ये चीज़ें साइडलाइन पे चलेंगी। इस दौरान एक ही रास्ता निकल सकता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुश्किल तैनाती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की करने के लिए बुलाने का एक ख़त या दरख्वास्त भेजी जाए चेयर को, और वो उस पर फिर 15 दिन में वो पाबंद है इजलास बुलाने के चीफ जस्टिस, और अगर नहीं वो बुलाते तो 7 दिन में सेक्रेटरी जो है वो बुलाने के पाबंद है। सर चेयर को खुद क्यों नहीं ख्याल आ रहा कि कायम मकाम से क्यों काम चलो, मुस्तकिल क्यों नहीं लगा रहा? चलें वो अब भी तो देखें ना पूरी हाई चेयर कोर्ट साहब में नाजरीन कल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और आने वाले कल में चेयर साहब इनके याहिया अफरीदी साहब से 7 रुकनी वफ़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का मिल रहा है, जिसमें JUI से भी कोई इतलात हैं कि लोग शामिल होंगे कानूनी। वैसे और- मज़ा आ जाए यही कानूनी किया बैरिस्टर को मौलाना फजल रहमान साहब सुने। शामिल हो जाए यार। नहीं उमर वो नहीं अयूब होंगे, साहब, कमरान उमर मुस्तफा अयूब साहब बैरिस्टर गोहर मौलाना फजल रहमान महमूद अशरफ से ये सारे अगर पहुंच सारे जाए आ जाए। हाँ कहते हैं हम भी अपनी तजवीज़ देने आए हैं हाँ। और कम ही नवा खुल जाने होते तो वैसे चाहिए इन्हें पैसे गोयर साहब को कि वो इन लोगों को साथ लेकर आए। चले वैसे रहे मेरा ख्याल है साहब वो वक्त मुख्तसर है, कानूनी सूरज लोगों डूब रहा है। को ज़्यादा लेके जाएंगे। और एक और चीज़ है नाज़रीन, कल ये मुलाकात भी जो होनी है वो चीफ जस्टिस के घर पे होनी है। जो मुलाकात ये होनी है वो भी अनहोनी है। हाँ जी, घर पे ही होनी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी कि आनिया जानिया का पता लगे। और बहरहाल खबर हम आपको दे ही देंगे, ये सारी जो होनियां हैं ये अनहोनियां हैं। अनहोनी है। चलो करी जाओ। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहे हैं आखिर में यही होती है। नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।